हेलो गाइस, हाउ आर यू। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। याद रखना, अभी तक हमने पढ़ा था प्लांट्स के बारे में। चैप्टर नंबर 1 था जो कि टोटली कंप्लीट हो गया है। जिसने भी उसके सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं, टोटल 4 पार्ट्स में मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है अच्छे से। बेसिक पॉइंट वाइज एकदम लाइन वाइज लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं। ऊपर आई बटन आ रही होगी, वहां पे आप क्लिक कीजिए, वहां से आप लोग को पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा चैप्टर नंबर 1 का विद नोट्स के साथ। ठीक है, सो ये फर्स्ट चैप्टर था, आप अच्छे से वॉच कर लीजिए। अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर, जहाँ पे एनिमल्स का रिप्रोडक्शन पढ़ना है, यानी कि एनिमल्स का, हम सब ह्यूमन बींग्स का, और इस धरती में जितने भी एनिमल्स रहते हैं, इस प्लानेट में जितने भी एनिमल्स रहते हैं, उनके बारे में स्टडी करना है। और ये वाला इस वीडियो का पार्ट 1 है। ठीक है, सो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोगों ने हल्का सा 9th में देखा था, मेल और फीमेल का, 10th में भी देखा था, 11th में भी हल्का था, ज्यादा तो नहीं था। ठीक है, बट अब 12th में आप लोग एकदम डीप में पढ़ने वाले हो, एकदम बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने वाले हो। समझ गया? सो बहुत अच्छा टॉपिक है गाइस, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। बस आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए, और अगर आप लोग का एक भी कंसेप्ट बच जाए तो मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स लोग को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, सो आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, और ये है क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस 2020। ठीक है, और आप लोग मुझसे इस जो वीडियो है इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, मतलब यहाँ से मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके और आप लोगों को एक प्रॉपर इसकी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, सेम एग्जैक्टली जो ये नोट्स है, ये पूरा का पूरा हैंड रिटन। ठीक है, सो आपको मिल जाएगा। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। सो अब हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 है जिसमें हम लोग लोअर एंड हायर एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सो अब हम लोग यहाँ पे सीख लेते, फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। याद रखना, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि दुनिया में जितने भी एनिमल है सब इसको फॉलो करते हैं, तो इसमें कोई लाफिंग जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सिमिलर लाइफ। बोलने का मीनिंग ये है इसका कंसेप्ट कि समझ लो एक ए और ये 2 बी, ये 2 कपल्स हैं। ठीक है, तो ये समझ लो मैंने इनको बोल दिया प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट या फिर प्री एग्जिस्टिंग ऑलरेडी एनिमल्स। इनसे दोनों में क्या होगी, कपलिंग होगी, और इससे बन गया सपोज सी, तो हम इसको बोलेंगे चाइल्ड, यानी कि ये नेक्स्ट जनरेशन का हो गया, ये है अपना नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो ऑलरेडी पहले से इस प्लैनेट में एग्जिस्टेड है ये, और इनसे कुछ नया क्रिएट हुआ, तो इसी का प्रोडक्शन, इस नए कुछ न्यू चाइल्ड का जो प्रोडक्शन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ये जिस प्रोसेस के वजह से हुआ है ये प्रोडक्शन, इसी का जिस भी वजह से प्रोडक्शन हुआ है, जिस प्रोसेस के वजह से रिप्रोडक्शन हुआ है, उसका नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस चीज को आपको समझ लेना है, इसीलिए इसका डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सिमिलर लाइफ। प्री एग्जिस्टिंग सिमिलर लाइफ याद रखना, मतलब एग्जैक्टली सेम लाइफ। समझ गया? तो ये चीजें आपको समझ के रखनी है। ठीक है, नाउ अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट सा कि जो एनिमल है इनमें रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ गया? हमें इन दोनों के बारे में प्रॉपर स्टडी करनी है। ठीक है, सो बहुत बार मैंने वीडियोस में बना चुका है कि भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें, अभी देखो यहाँ पे उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं, जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन ये 2 टाइप का होता है। सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है, बहुत लोग को पता भी होगा। एक का नाम है माइटोसिस, और दूसरे का नाम है मियोसिस। बहुत लोगों को भाई 10th 11th में नहीं पढ़े तो मेरा बताना काम है बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, जिससे आप लोग का 10th और 11th का बेसिक क्लियर होता चले। जिसने 11th में नहीं पढ़ा उसका क्या, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो सेल डिवीजन जो है यहाँ पे ये 2 टाइप का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। अब माइटोसिस का काम क्या है, अगर कोई भी 2 चीजें हैं तो उसको डिवाइड करके 2 ही बनाएगी।
समझ गया कि नहीं, यानी कि एग्जैक्टली सिमिलर चीजें बनती हैं। बट मियोसिस में अगर कोई भी चीज दो है तो उसको क्या कर देगा, एक सिंगल कर देगा डिवाइड करके, समझ गया कि नहीं, यानी हाफ कर देता है। तो मियोसिस का काम है हाफ करना, माइटोसिस का रेप्लिकेट करना, मतलब जो भी चीज रहेगी उसकी क्लोन बना देगा माइटोसिस, समझ गया, डिवाइड करके। समझ लो अगर यहाँ पे 2n है तो दूसरे डिवाइड करके 2n ही बनाएगा। बट अगर यही मियोसिस होता तो ये n और n बन जाते, तो ये हो गया मियोसिस और ये हो गया माइटोसिस, समझ गया। ऐसे होता है सेल डिवीजन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये मियोसिस नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। जबकि सेक्सुअल में मियोसिस और माइटोसिस दोनों होते हैं, ठीक है, यानी कि जो गैमेट्स है, गैमेट्स का फॉर्मेशन में मियोसिस बिल्कुल भी नहीं होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है एंड फ्यूजन भी होता है, ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स एक साथ फ्यूज होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट असेक्सुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें जो मेल एंड फीमेल्स हैं, ये जो कपल्स हैं, ये इसमें अप्लाई या फिर इन्वॉल्व होते हैं, बट ऐसा मतलब नहीं होते हैं, ठीक है, असेक्सुअल में नहीं होते हैं। बट सेक्सुअल में ऐसा होता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होंगे, अच्छे से इन्वॉल्व और फॉर्म होंगे, मतलब फ्यूजन होगा, समझ गया। दूसरी बात, जो प्रोजेनी या फिर डॉटर सेल मींस ऐसा नहीं कि नॉर्मली डॉटर मींस यहाँ पे ये है कि जो क्रिएट हुआ, ये सी, इसको हम डॉटर सेल बोलेंगे, जो दो चीज से कंबाइन होकर क्रिएट हुआ है उसका नाम है डॉटर सेल, ठीक है। सो जो प्रोजेनी या फिर डॉटर सेल होता है ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि सिमिलर प्लांट्स क्रिएट होते हैं। मतलब अगर समझ लो कोई एक एनिमल है और वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो ए से एग्जैक्टली सेम ए ही बनाएगा, बट हम में ऐसा नहीं होता है। पेरेंट्स डिफरेंट लेकिन उनके सामने का जो चाइल्ड है वो एकदम डिफरेंट होता है, ऐसा असेक्सुअल में होता है क्योंकि इसमें प्रोजेनी या फिर जो डॉटर सेल होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते हैं, समझ गया, ये याद रखना। मतलब दे आर नॉट जेनेटिकली, यहाँ पे याद रखना, लिख लेना, नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब ये जेनेटिकली आइडेंटिकल इसमें नहीं होते हैं, सेक्सुअल वाले में डिफरेंट होते हैं हम, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ऐसा क्रोमोसोम्स की वजह से होता है, क्रोमोसोम्स की वजह से ऐसा होता है, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी या चाइल्ड या डॉटर सेल होता है वो डिफरेंट होता है, इनमें फ्यूजन होता है, इनमें मेल और जो मेल है और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं इनका इन्वॉल्वेशन होता है, बट असेक्सुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये चीजें बहुत सिंपल सी थी। एक और पॉइंट है कि जो असेक्सुअल है ये यूनिपेरेंटल होता है और जो ये जो सेक्सुअल है ये बाय पेरेंटल होता है। बाय पेरेंटल मतलब मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। सो थोड़ा सा अभी हम लोग असेक्सुअल के बारे में समझ लेते हैं एनिमल्स में। तो एक है गैम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। गैम्यूल फॉर्मेशन क्या होता है, आपने अमीबा का नाम सुना होगा, अमीबा, ठीक है। इसके अंदर एक सेल होता है जिसका नाम है आर्कियोसाइट। क्या नाम है, आर्कियोसाइट। ये साइट मतलब होता है सेल, साइट का मतलब होता है सेल, और आर्चियो मतलब होता है डेवलपिंग सेल, समझ गया, डेवलपिंग सेल। ऐसा होता है अमीबा के अंदर, ये आर्कियोसाइट अमीबा के अंदर होता है, ठीक है। इस आर्चियोसाइट को हम अमीबॉइडल सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमीबॉइडल सेल। क्या बोलते हैं, अमीबॉइडल सेल, यानी कि डॉटर सेल जिससे अपना अमीबा बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमीबॉइडल सेल, यानी कि जिससे अमीबा बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमीबॉइडल सेल या आर्चियोसाइट। साइट मीन सेल, आर्चियो मीन डेवलपिंग, जिससे डेवलप होता है अमीबा, अपना अमीबा डेवलप होता है उसको बोलते हैं। सो वही यहाँ पे गैम्यूल। तो गैम्यूल क्या होता है, गैम्यूल इज एन इंटरनल बड फॉर्म्ड इन स्पॉन्जीज। स्पॉन्जीज क्या होती है, वही नॉर्मली अमीबा जैसे होता है स्पॉन्जी, ठीक है। ये भी एक टाइप का एनिमल है, ठीक है, याद रखना, मतलब माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। सो फॉर्म्ड इन स्पॉन्जीज, स्पॉन्जीज में गैम्यूल फॉर्म होता है। गैम्यूल एक टाइप का इंटरनल बड है, बड, ठीक है, याद रखना अच्छे से। दूसरी बात, जो ये गैम्यूल होता है ये नॉर्मली अनफेवरेबल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, इन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरी बात, ये जो अभी गैम्यूल है ये बाद में जब इस फेवरेबल कंडीशन को ये ओवरकम कर लेता है तब इसके अंदर न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। मतलब जब टेम्परेचर एंड प्रेशर को ये टोटली क्या करता है, अनफेवरेबल इन कंडीशंस को अच्छे से ओवरकम कर लेता है, तब ये गैम्यूल अपने आप को एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर लेता है। लाइक स्पॉन्जिला, स्पॉन्जीज में छोटे इन्फेंट, छोटे चाइल्ड को स्पॉन्जिला बोलते हैं, जो कि गैम्यूल से फॉर्म होता है, ठीक है। और जो गैम्यूल होता है ये असेक्सुअल प्रोड्यूस्ड होता है और ये एग्रीग्रेशन मतलब एक अच्छे से ज्वाइंट फॉर्म होता है डोरमेंट सेल का,
अब जो भी मैंने यहाँ पे बोला है इस चीज को अच्छे से समझ लेते हैं। गैम्यूल एक छोटा छोटा एक सेल है, ये डेवलप होता है, डेवलप होके ये क्या बनाएगा, बड़ा सा एक सेल बनाएगा। और ये बड़ा सा सेल कब फॉर्म होगा, जब यहाँ पे कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन होंगी, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें, इन्वायरमेंट की जो कंडीशन होंगी, इनको ये डेवलपिंग गैम्यूल जो होगा ये ओवरकम करेगा और इससे एक न्यू सेल क्रिएट करता है, जिससे कि अपना अमीबा या फिर स्पॉन्जी जो जैसा एनिमल होगा उसके हिसाब से फॉर्म होता है। तो ये सभी असेक्सुअली प्रोड्यूस्ड एनिमल्स में होते हैं नॉर्मली, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे आर्चियोसाइट आप देख सकते हो, अंदर छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल आर्चियोसाइट्स बहुत सारे हैं। ये जब अनफेवरेबल कंडीशन को ओवरकम कर लेंगे तो ये डेवलप होंगे और माइक्रोपाइल से बाहर निकल जाएंगे, समझ गया। और फिर इनका डेवलपमेंट होगा फिर से ऐसा एक बड़े से सेल में, ये है पूरा स्पॉन्जी, ठीक है। सो नेक्स्ट अभी है बडिंग। बडिंग भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक सिंपल मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बहुत ही सिंपल मेथड है और ये लास्ट हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, असेक्सुअल का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो सिंपल मेथड ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये फेवरेबल कंडीशन में होता है, जबकि इसके पहले वाला अनफेवरेबल कंडीशन में था, ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। दूसरी बात, ये हाइड्रा या कोरल्स नाम के जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स होते हैं इनमें होता है। दूसरी बात, अब यहाँ पे ध्यान देना, बर्डिंग में क्या होता है, बर्ड्स क्रिएट होते हैं, बर्ड्स, और ये बर्ड्स का जब क्रिएट हो जाएंगे तो ये बर्ड्स ब्रेक होते हैं मेन प्लांट्स में, और फिर ये जो बर्ड्स होता है फिर से अपने आप को ग्रो करते हैं और ये बर्ड से नए नए फिर एनिमल बनते हैं। कैसे, तो यहाँ समझ लेते हैं। समझ लो ये अपना पूरा एक अच्छा सा ये पूरा एनिमल है, ठीक है। और इसमें हल्का सा इसकी बॉडी में देखो इनवलप आ रहा है, एनवलप मतलब बाहर सा ऐसा मतलब 4D टाइप का ऐसा बाहर निकल रहा है, ठीक है। और जब बाहर ऐसा निकल रहा है तो इसको हम बोलेंगे बर्ड। फिर ये बर्ड देखो ग्रो कर गया अच्छा सा, डेवलपिंग बर्ड, यानी कि इसने ग्रो किया और सारा न्यूट्रिशन इसने इस प्लांट से लिया, मतलब जो मेन पेरेंट प्लांट है यहाँ से लिया, और ये बर्ड देखो अभी प्रॉपर अच्छे से ग्रो कर रहा है, ठीक है। फिर डेवलप करने के बाद देखो ये फुली मैच्योर हो गया, ठीक है। अभी देखो ये पूरा इसके जैसा बन गया, इसके जैसा ये भी देखो प्रॉपर मैच्योर हो गया, और जैसे ही मैच्योर होगा तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होके नया हाइड्रा बना दिया, ठीक है। ये न्यू हाइड्रा क्रिएट हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यंग हाइड्रा सेपरेशन। तो बडिंग किसके थ्रू आया, पहले बर्ड्स क्रिएट हुआ, फिर हल्का सा ग्रो किया, फिर उसका डेवलप या मेच्योर हुआ, मेच्योर होने के बाद सेपरेट हो गया, ठीक है। तो इस ऐसे वाले रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बडिंग, मतलब बर्ड्स के थ्रू नया नया रिप्रोडक्शन होता है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मोस्ट, लाइन टू लाइन समझते जाना, बहुत मजा आएगा समझने में, ठीक है। एकदम बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है ठीक है, सॉरी। सो नाउ अभी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग, देखो ध्यान देना अच्छे से, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्शन अभी हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का प्रोसेस ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब होता है चाइल्ड, ठीक है, नया चाइल्ड का फॉर्मेशन, ठीक है, बाय द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। सो यहाँ पे एक देखो टाइप लिखा हुआ है, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के थ्रू नए नए ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड का फॉर्मेशन ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सो ये जो फ्यूजन है, ये फ्यूजन क्या होता है भाई, ये फ्यूजन क्या होता है, ठीक है, इस चीज को समझ लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमें उससे पहले गैमेट्स के बारे में समझना पड़ेगा। किसके बारे में समझना पड़ेगा, गैमेट्स के बारे में, ठीक है। सो जो गैमेट्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट, ठीक है। फिर से समझ लेना, जो मेल गैमेट है इसका नाम है स्पर्म, ठीक है। फिर से याद रखना, इसके पहले की वीडियोस में मैं बहुत बार बता चुका हूं, और इसका नाम है ओवम, ठीक है। ओवम बोलो या एग बोलो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। फिर इन दोनों का होता है फ्यूजन, यहां हो रहा है फ्यूजन, दोनों फ्यूज होते हैं ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन, ठीक है। जब यहाँ पे फ्यूज होते हैं तो क्रिएट होता है जाइगोट, ठीक है, जाइगोट, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ, देखो यहाँ पे फ्यूजन हुआ, फ्यूजन ऑफ मेल
and female gametes is nothing but fertilization to form zygote। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म zygote is nothing but fertilization। बाद में ये zygote डेवलप हो जाता है, अपने को आपको ग्रो करता है, डेवलपमेंट करता है और एम्ब्रायो बनता है। अब तक ये चीजें हम पढ़ते आ रहे थे। अब ये सब कैसे होता है, ये सारी चीजें कैसे फॉर्म होती है, ये मेल और स्पर्म जो ये ओवा में ये कैसे क्रिएट होता है, ये सारी चीजें डीप में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा डीप में, एकदम अंदर, एकदम बहुत ज्यादा कंसेप्ट के साथ। ठीक है, सो ये था फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और फॉर्मेशन यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन। ठीक है, सो इसके वजह से नए नए ऑफस्प्रिंग चाइल्ड क्रिएट होते हैं, फिर ये एम्ब्रायो डेवलप होकर 9 मंथ बाद एक चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है, सो यही चाइल्ड का प्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी चीज को एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं, याद रखना। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एम्फीमिक्सिस, एक ही बात होती है। एम्फीमिक्सिस मतलब भी क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ या फिर फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द फॉर्मेशन ऑफ या फिर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट चीज अभी समझते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये प्राइमरीली ऑकर्स विद द मायोसिस सेल डिवीजन। जो गैमेट का फॉर्मेशन है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स। ठीक है, याद रखना अच्छे से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस हो रहा है। यानी कि जो मेल है और ये फीमेल, अभी हम पढ़ेंगे गैमेट्स का फॉर्मेशन। भाई गैमेट कहां से आया, गैमेट्स कैसे फॉर्म हुआ, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन याद रखना एक पॉइंट, ये मियोसिस डिवीजन की वजह से होता है। कौन से डिवीजन की वजह से होता है, मियोसिस डिवीजन, मियोसिस सेल के डिवीजन से होता है, जिसमें 2n का n बनता है। याद रखना इस चीज को। माइटोसिस भी होता है बट पहले मियोसिस होता है। ठीक है, याद रखना अच्छे से ना। अब हम लोग इस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो एनिमल्स होते हैं इनको 2 फेज में टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। एक हो गया छोटे चाइल्ड, एक दूसरे हो गए मेच्योर। ठीक है, इस चीज को समझना है। सुनना, जो जुवेनाइल फेज है, जुवेनाइल फेज मतलब जो एकदम चाइल्ड का वाला फेज है, चाइल्ड वाला फेज है, चाइल्ड मतलब जो बच्चों वाला फेज है। ठीक है, सो ये, और दूसरा क्या है, मेच्योर फेज। मेच्योर आफ्टर 18 या फिर आफ्टर 15, 12, इसके बाद, इस एज के बाद जो मतलब यहाँ पे मेच्योरिटी है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जुवेनाइल फेज क्या होता है, जिसमें ग्रोथ होता है किसी भी एनिमल या ह्यूमन बींग्स का आफ्टर बर्थ, बर्थ से लेके यानी कि जस्ट बर्थ यानी कि वहां से लेकर के, और जो भी ग्रोथ होता है उसको जुवेनाइल फेज बोलते हैं। और इस फेज में कोई भी चाइल्ड या फिर कोई भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, बिकॉज इनमें इस फेज में गैमेट्स फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज है, इसमें क्या होता है, जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट मतलब चाइल्ड, और प्रोजेनी मतलब भी चाइल्ड, डॉटर सेल मतलब भी नॉर्मली चाइल्ड होता है, और ये सारी चीजें मतलब ऑफस्प्रिंग मतलब भी चाइल्ड, इस चीज को याद रखना। इन्फेंट, तो जो इन्फेंट है जिसका प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो इन्फेंट इसमें रिप्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि ये मैच्योर हो जाते हैं। इसमें टोटली फुली मैच्योरिटी आ जाती है और ये फिजिकली इनका ग्रोथ हो जाता है, मतलब फिजिकली बाहर से ही आपको समझ में आ जाएगा, ग्रोथ हो जाता है इनमें। ठीक है, यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर शो होने लगते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज में, और इसीलिए ये 3 टाइप के इवेंट को परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब आप बोलोगे ये होता क्या है भाई, फर्टिलाइजेशन तो समझ गया कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट, एंड बाद में जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रायो क्रिएट करता है। बट ये प्री फर्टिलाइजेशन क्या है, तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब ये जाइगोट के फॉर्म होने के लिए यानी फर्टिलाइजेशन होने के लिए नीड क्या है कि अपने पास मेल और फीमेल गैमेट्स होना चाहिए, यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में उन गैमेट्स का फ्यूजन होके जाइगोट और एम्ब्रायो का क्रिएशन होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, क्रिएशन ऑफ एम्ब्रायो एंड जाइगोट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो एंड प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड। ठीक है, ये होता है किसमें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, एंड प्रेगनेंसी भी इसी के अंदर आती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये 3 टाइप फेज है जिसमें से हमको स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक चाइल्ड क्रिएट होके बन जाता है, मिल जाता है। समझ गया, इस चीज को आपको याद रखना है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है,
अब आप लोग जब सारे फेजेस पढ़ चुके हो, समझ चुके हो इवेंट्स को, ये कब हो सकते हैं, सिर्फ कौन से फेज में, तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज में। जुवेनाइल फेज में कुछ ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। सो अभी हम यहाँ पे देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अब हम बात करेंगे। एनिमल्स हो गया बहुत, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, बहुत बेसिक डीप में। पूरे आप लोग इस टॉपिक में यही पढ़ने वाले हो, मतलब जो भी चीजें ना आप इसमें पूरा यही पढ़ोगे, पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि स्टार्टिंग से लेके आप, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कहाँ से। देखो आप लोग यहाँ से पढ़ोगे गैमेट्स कैसे पहला फॉर्म होता है, फिर मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग कैसे फॉर्म होते हैं, फिर जायगोट कैसे बनता है, जायगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है, फिर ये एम्ब्रायो कैसे बनता है, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट किस तरह से एक एक डे, मतलब जो 9 मंथ तक है पूरा डे वाइज डे, हर दिन कैसा डेवलपमेंट होता है, और फिर एट द एंड 183 डेज के बाद, यानी कि 9 मंथ यानी 183 नॉर्मली बेसिक इतना या 182 इतने बेसिक डेज के बाद जो प्रेगनेंसी होती है वो कैसे होती है, और आफ्टर प्रेगनेंसी क्या होता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आप लोग लाइन टू लाइन पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सीखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रियल लाइफ, मतलब जो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। सो नाउ अभी ह्यूमंस जो नॉर्मली होते हैं ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स टाइप के होते हैं, ठीक है, मतलब इनको हम ह्यूमन बोल सकते हैं, बट एनिमल्स में हम सब इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, जानवर मत समझ लेना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ह्यूमंस नॉर्मली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल होते हैं। दूसरी बात, जो ये इन्वॉल्व करते हैं बहुत सारे सीक्वेंशियल मतलब लाइन टू लाइन, यानी कि पहला ये होगा, फिर इसके बाद सेकंड प्रोसेस, फिर थर्ड प्रोसेस, फिर फोर्थ प्रोसेस, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस। तो ये सीक्वेंशियल प्रोसेस को फॉलो करता है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि लाइन से सारा का सारा प्रोसेस इनमें होता है। तो ऐसे कितने फेज है, 6 फेज है, 6 फेज में अपना ह्यूमन रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। कैसे, तो आप समझ लेते हैं। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे हम इन चीजों को हटा देते हैं, क्योंकि जो अपना ह्यूमन बींग्स है ये सीक्वेंशियली रिप्रोड्यूस होता है। सो सबसे फर्स्ट प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। सो ध्यान से सुनना, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन और गैमेटो मतलब होता है गैमेट्स, यानी कि गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये होता है पहले प्रोसेस में। भाई जब गैमेट्स होंगे मेल और फीमेल, ये दोनों में होता है, दोनों में, मेल फीमेल की बात कर रहा हूं, अगर जब ये दोनों होंगे तभी तो फ्यूजन होगा, ठीक है, तो ये याद रखना। दूसरी बात इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन मतलब क्या, कि यानी कि जो मेल गैमेट है ये क्या करेगा, फीमेल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां पे इंटर करेगा, यानी कि इंसेमिनेट होगा, समझ गया, इस चीज को आपको समझ सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि अब एक बार अगर समझ लो मेल गैमेट यानी कि अंदर जा चुका है, तो अंदर जाके ये फ्यूज होगा, ठीक है, फ्यूज होगा और फर्टिलाइजेशन करेगा, क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद अपने को मिल जाएगा जाइगोट, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म होता है जाइगोट, ठीक है, यानी कि जस्ट फर्टिलाइजेशन होना है, अब फिर नेक्स्ट प्रोसेस में जाइगोट फॉर्म होगा, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट फॉर्म होगा, ठीक है, जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट जैसे ही बन जाएगा फ्यूजन के बाद, तो अपने को ये जाइगोट डेवलप करेगा, 7 to 8 डेज लग जाती हैं जाइगोट को डेवलप होने में, और ये यूटेरस में आके फिक्स होता है, आप सब आगे समझोगे, ठीक है, और यूटेरस में आके ही क्या बनता है, एम्ब्रायो, समझ गया, ये एम्ब्रायो डेवलपमेंट होता है, और जब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो जाता है, डेवलप होता है, और फिर इससे अपनी अच्छी खासी बेबी क्रिएट होती है, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट अभी एम्ब्रायो जेनेसिस इसको बोलते हैं, यानी कि जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, एम्ब्रायो मींस एम्ब्रायो का फॉर्मेशन। तो कहां से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट से। जाइगोट कहां से बनता है, मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से। सो ये मेल और फीमेल गैमेट्स कहां से फॉर्म होते हैं, तो एक प्रोसेस है जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, इस प्रोसेस से अपना मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है गैस्टेशन या जेस्टेशन, आप इसको कुछ भी रिपीट कर सकते हो। इस प्रोसेस में प्रॉपर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, ये एम्ब्रायो जो क्रिएट होता है इसका डेवलपमेंट होता है, 9 मंथ तक इसका प्रॉपर डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें जेस्टेशन प्रोसेस में होती हैं। और लास्ट आता है पार्चुरेशन, जिस प्रोसेस में नॉर्मली हम सिंपल इंग्लिश वर्ड में बोलते हैं प्रेगनेंसी, ठीक है। सो ये इस प्रोसेस का नाम है पार्चुरेशन, और जिसमें से अपने को मिल जाता है बेबी, ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और ये सारे प्रोसेस हम लोग लाइन वाइज डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने मेन प्रोसेस की तरफ, ठीक है। सो अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा ऑर्गन्स के बारे में, भाई कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ये जानेंगे तभी तो सब कुछ समझेगा, ठीक है। सो ऑर्गन समझते हैं।
तो अभी हम लोग सबसे पहले मेल की बात करेंगे, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, बट फिर भी हम लोग उससे पहले ऑर्गन्स के बारे में समझ लेते हैं, दोनों में मेल और फीमेल दोनों में ऑर्गन्स के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम डीप में जाएंगे। पहला प्रोसेस अपना सिंपल सा भाई बात है कि गैमेटोजेनेसिस रहेगा, ठीक है, कि दोनों में मेल फीमेल में गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे देखते हैं सेक्स ऑर्गन्स में। पहला सेक्स ऑर्गन्स होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। जो प्राइमरी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से हमको गैमेट्स फॉर्म होते हैं। इसी प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन होता है यहाँ से ही हमें मेल और फीमेल गैमेट बनता है, ठीक है। कैसे? तो जो टेस्टिस होता है मेल में ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है जो कि मेल गैमेट है, और ओवरी होता है फीमेल में ये एग्स प्रोड्यूस करता है जो कि फीमेल गैमेट है। इस चीज को आपको याद रखना है अच्छे से, और इसको हम प्राइमरी सेक्शन में रखते हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी प्राइमरी ऑर्गन्स हैं उनको छोड़ के, एक्सेप्ट प्राइमरी ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स बच गए, जो भी चीजें बच गई, वो सब के सब चीजें अदर देन टेस्टिस एंड ओवरी, ये सब के सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं। एग्जांपल के लिए अभी बताऊंगा, इसी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ये भी इसी के अंदर आती है। जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ये सब के सब इसी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर आती हैं, जो कि फिजिकली बाहर से आप किसी भी मेल एंड फीमेल को देख के डिफरेंशिएट कर सकती हो, ठीक है। ये डिफरेंशिएट मतलब वो मैच्योर है या नहीं है ये आप पता लगा सकती हो। समझ गया कि नहीं? तो एकदम अच्छे से आपको याद रखना है। तो सिंपल सी बात है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स में देखो तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैच्योरिटी की साइंस, तो जो नॉर्मली मेल है इसमें बियर्ड या फिर मुस्टैच आ जाते हैं। दूसरी है हेयर इन चेस्ट एंड मस्कुलर बॉडी, ठीक है, ये क्रिएट होता है। एंड फीमेल्स में जो डेवलप्ड ब्रेस्ट एंड ब्रॉडर पेल्विस, और दूसरी बात हाई पिच्ड वॉइस, यानी कि बहुत ज्यादा पतली सी वॉइस पिच होती है, और जो ब्रॉडर एकदम पेल्विस होता है। इसका मीनिंग कि पेल्विस मतलब जो अपना रीजन है, लाइक आप समझ सकते हो यहाँ पे ये रीजन, ठीक है, यानी कि सपोज मैं क्रिएट करता हूँ डायग्राम, समझ लो, आप समझ सकते हो अच्छे से, ठीक है। सो जो यहाँ पे डेवलपिंग है मतलब डेवलपमेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये पॉइंट है, ये रीजन है, जो ये रीजन है इसका डेवलपमेंट होता है, यानी कि ये ऐसे चौड़ा हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ के रखनी, ये ऐसे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये इस चीज को आप समझ सकते हो, ठीक है। ये जो पेल्विस रीजन है इसका वाइडनिंग होता है, ब्रॉड होता है, ठीक है, इस चीज को आप समझ सकते हो, पेल्विक रीजन, ठीक है। नेक्स्ट डेवलप्ड ब्रेस्ट, ये इसमें मतलब नॉर्मली फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, SCC, ठीक है। अभी यहाँ पे केमिस्ट्री मत लगा देना, सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है, वो नहीं है, यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात चल रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना था। अब ये थे नॉर्मली ऑर्गन्स के बारे में जो कि हमने पढ़ लिया। हम ज्यादा फोकस करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में, सेकेंडरी में बिल्कुल भी आप फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिस के बारे में और ओवरी के बारे में डीप में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से ही अपने को स्पर्म और एग्स फॉर्म होके मिलेंगे, ठीक है। सो चलो अब हम लोग नॉर्मली पढ़ लेते हैं यहाँ पे अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इस बात को एकदम आपको अच्छे से रखना है याद, ठीक है। बहुत लोग को आधी चीजें पता होंगी, यहाँ पे देखो बहुत सारे अलग अलग नाम है, इन सब का फोकस ना करो, ये भी आप फोकस ना करो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें लाइक ये सब पे आपको फोकस बिल्कुल नहीं करना है। देखो यहाँ पे भी कुछ ऐसा फोकस आपको नहीं करना है, मैं बताऊंगा जिसमें आपको फोकस करना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पे नंबर 10 है जिसका नाम है यहाँ पे पेनिस, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो फिल करते जाओ। ये चीज है इसका नाम है 6th नंबर का नाम है टेस्टिस, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ऊपर जो 5th नंबर पे है, तो 5th नंबर का नाम है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ठीक है। इस चीज को आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। ये 5th नंबर में इसका नाम है एपिडिडाइमिस। फिर ये जो देखो 4th नंबर पे इसका नाम है यूरेथ्रा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, सारी चीजें याद रहेंगी तो ही समझेगा। 3rd नंबर पे है, 3rd नंबर वाले का यहाँ पे नॉर्मल से एक ग्लैंड होता है जिस ग्लैंड का नाम है कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। इस ग्लैंड का नाम है कॉपर्स ग्लैंड। फिर देखो यहाँ पे आता है 2nd नंबर पे, यहाँ पे नॉर्मली तो ये एक जस्ट यूरेथ्रल पाइप होती है, तो आप यूरेथ्रल ऐसा पाइप बोल सकते हो, या फिर जो भी चीज आप बोलो, ऐसा एक कैनाल होती है, कैनाल, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है। नेक्स्ट जो 8वें नंबर पे है इसका नाम है प्रोस्टेटिक ग्लैंड, क्या नाम है इसका? प्रोस्टेटिक ग्लैंड, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जो 9th नंबर पे है इसको हम बोलते हैं वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना, वैस डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, ये बात समझना, वैसा डिफरेंस, ठीक है।
चलो नेक्स्ट चीज है, अब जो यहाँ पे 7वें नंबर पे है, तो 7वें नंबर वाले को हम सिंपल सा यूरिनरी ब्लैडर, क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे हमारा पूरा का पूरा जो यूरिन होता है ये फील्ड होता है, तो इसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको टेस्टिस कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको टेस्टिस 2 दिख रहे होंगे, एक ये एक ये। आप ऐसे मत बोलना ये खराब है, खराब नहीं है, ये ऐसा ही ये भी है सिमिलर, बट इसको हमने बीच से कट कर दिया है। लाइक सपोज आपके पास एक एग है और आपने एग को वर्टिकली फाड़ दो बीच से, तो अंदर का कैसे दिखेगा, वो अंदर का फिर ऐसे दिखेगा, समझ गया। एग ऐसा नहीं दिखेगा, टेस्टिस ऐसा दिखेगा। ठीक है, सो इस चीज को आपको समझ के लेना है। तो ये हो गया टेस्टिस। ठीक है, दोनों साइड सेम होता है। जो ये फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट नंबर वाले का नाम है वेसिकल। क्या नाम है, वेसिकल, ये चीज समझना, वेसिकल। ठीक है, चलो तो ये सारी चीजें अब आप समझ चुके हो, बहुत सी चीजें आपको आ चुकी हैं। ठीक है, आप ये सब जानते हो। ये थोड़ा सा रियल स्ट्रक्चर है, आप समझ सकते हो। ठीक है, ये अपना मतलब नीचे का स्क्रोटम है, स्क्रोटम बोलते हैं इसको, स्क्रोटम, जहां पे टेस्टिस अपना होता है, इसको स्क्रोटम बोलते हैं। पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं और ये नॉर्मली पेनिस है। ठीक है, चलो तो ये चीजें आपको पता है, सब लोग बेसिकली जानते हो सब। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये जो है, अभी जो भी सारी चीजें हमने मेल के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ी। ठीक है, तो आगे भी मैं बताऊंगा सारे नाम, यहाँ पे आपको नाम तो याद करने ही पड़ेंगे, तभी आपको पूरा डीप कंसेप्ट समझेगा, नहीं तो फिर बायोलॉजी लेके कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको नाम याद करने पड़ेंगे। मैं लाइन से ऐसे नाम भी आपको ट्रिक बताऊंगा याद करने का, टेंशन मत लो। जस्ट थोड़ा सा आगे इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं जो ये मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स है, तो ठीक है इनके बारे में समझ लेते हैं। तो ये है मेल गैमेट जिसका नाम है यहाँ पे स्पर्म। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ये है अपना फीमेल गैमेट। क्या है ये, फीमेल गैमेट, जिसका नाम है ओवम या फिर एग। ठीक है, तो अब इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं। तो ये है अपना स्पर्म, कुछ ऐसा दिखता है, ये है अपना ओवम। अपना मेन प्रोसेस होता है कि ये जो स्पर्म है ये यहाँ पे इंटर कर जाए, कहाँ पे, यहाँ पहुंच जाए, यहाँ पे जो जर्मिनल वेसिकल्स है, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये पहुंच जाए, यहाँ तक इंटर अंदर तक कर जाए। ठीक है, ये पोलर बॉडी तक यहाँ तक क्रिएट हो जाए, ये स्पर्म अंदर तक पहुंच जाए। ठीक है, ये मेन अपना प्रोसेस होता है। जब ऐसा हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, बिकॉज फ्यूजन हो गया ना, फ्यूजन अगर डन हो गया मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया। समझ गया कि नहीं, इसी चीज को हमको समझना है। बट अब कंडीशन आती है कि ये स्पर्म क्रिएट कैसे होता है, ये ओवम पहले कहां से आया, फिर इनका फ्यूजन होगा, वो बाद की बात है। ठीक है, सो ये होता है अपना स्पर्म, ये होता है अपना ओवम। दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। देखो सबसे प्यारा सा दिख रहा है और ये भी ठीक है, अच्छा है। ठीक है, सो आपको समझना है बहुत ही अच्छे से। सो अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि ये गैमेट्स हाउ दे फॉर्म्ड, ये कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, इस चीज को हमको समझना है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मेल गैमेट्स के बारे में सीखेंगे, बाद में फीमेल गैमेट्स के बारे में। ठीक है, सो चलो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने डायग्राम दिखा दिया है आप लोग को। ठीक है, सो अब समझते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी ऑर्गन्स। प्राइमरी ऑर्गन्स मेल में कौन सा था, टेस्टिस था, जिसको हम गोनैड भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना अच्छे से। और इसके अंदर ये जो प्राइमरी हो गया, ठीक है, दूसरा एक्सेसरी डक्ट्स भी होते हैं, लाइक इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स। तो इनके बारे में हम अभी सीखेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, सो अभी हमने जितने भी यहाँ पे पार्ट्स देखे, लाइक टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, फिर और भी वेस्ट डिफरेंस, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर कॉपर्स ग्लैंड, पेनिस, यूरेथ्रा, ये सारी चीजें जो अभी हमने, वेसिकल्स, ये सारी चीजें पढ़ी। इन सारी चीजों को लाइन टू लाइन डिस्कस करना है, लाइन टू लाइन डीप में एकदम इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इन सब का काम क्या है, ये इरेक्ट कैसे होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में एकदम डीप पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, सो अभी सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी है, एक्सेसरी की बात बाद में करेंगे, जिनका ज्यादा यूज नहीं होता है। प्राइमरी जो रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है वो था टेस्टिस। इसके बारे में हम डीप डाउन स्टडी करेंगे। ठीक है, सो चलो अभी हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे इसके शेप के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, बनता कैसे है, रहता कहाँ है, कहाँ से बन के कहाँ पे जाता है, ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो नाउ जो टेस्टिस होते हैं ये अपने बॉडी में पेयर 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। आपने यहाँ पे डायग्राम में देखा भी होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने डायग्राम में देखा, देखो 2 होते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 2 टेस्टिस होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 टेस्टिस होते हैं। यहाँ पे फिलहाल ऐसा डायग्राम पिक्चर क्लिक किया कि दिख नहीं रहा है। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है।
सो नाउ सो पेयर्ड टेस्टिस होते हैं इन मेल। दूसरी बात, ईच एंड एवरी टेस्टिस ओवल शेप का होता है। ओवल शेप यानी कि आप नॉर्मली बोल सकते हो राउंडेड नहीं, जस्ट ओवल शेप, जस्ट एग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा इसको बोलते हैं ओवल शेप्ड। ठीक है, ये ओवल शेप्ड का होता है। और इसका लेंथ कितना होता है 4 to 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक टेस्टिस का लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, वाइड यानी कि ये जो लेंथ है यहाँ पे ये लेंथ कितना है 4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर दूसरी बात, जो इसका वाइड है, वाइड यानी कि चौड़ा, यानी कितना है तो 2 to 3 सेंटीमीटर। ये जो इसका ऐसा वाइड है ये कितना है 2 to 3 सेंटीमीटर है। और जो कितना थिकनेस है इसमें, थिकनेस यानी कि इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस नॉर्मली 3 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है। अब आप समझ सकते हो कि टेस्टिस का मतलब कैसा डायमेंशन है, इसको डायमेंशन बोलते हैं टेस्टिस का। ये एग्जाम में पूछ सकता है आपको। ठीक है, सो नेक्स्ट, और दूसरी बात, ये जो टेस्टिस होता है ये कौन सी लेयर से बनता है, तो ये मीसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। यहाँ पे अच्छे समझ लेते हैं, मीसो मींस मिडल यानी कि बीच की लेयर, और डर्मल मींस होता है लेयर यानी लेयर। ठीक है, तो मीसो यानी कि सेंट्रल यानी कि बीच वाली लेयर से मीसोडर्मल लेयर से बनता है ये। ठीक है, ओरिजिन इसका मीसोडर्मल ओरिजिन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अभी, ये कहाँ रहता है, तो ये लोकेटेड इन पाउच कॉल्ड एज स्क्रॉटम। ठीक है, तो आपको अभी मैंने यहाँ पे डायग्राम में चीज दिखाया था, जो ये था ये स्क्रॉटम है, आउटर स्किन यहाँ पे आप देख सकते हो रफली स्ट्रक्चर्ड होता है, ये स्क्रॉटम है और इसी के अंदर टेस्टिस होता है। ठीक है, सो कैसे यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे एक डायग्राम क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट में अभी जस्ट डायग्राम इसकी क्रिएट कर देता हूँ तो आपको समझ जाएगा बेसिकली। ठीक है, अभी थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको समझ के लेना है कि बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, देखो यहाँ पे स्क्रॉटम कैसे होता है। तो सपोज ये हो गया अपना स्क्रॉटम। ठीक है, ये है अपना स्क्रॉटम। ठीक है, सो ये स्क्रॉटम है और यहाँ पे ये होता है टेस्टिस। ठीक है, ये ऐसे टेस्टिस का क्रिएशन। तो इस ये आउटर पाउच को हम क्या बोलेंगे, स्क्रॉटम बोलेंगे। अब आपको प्रॉपर लोकेशन समझ गया होगा। ठीक है, ये होता है स्क्रॉटम। ठीक है, सुनना अभी हम लोग को समझ के लेना है कि ये स्क्रॉटम में आया कैसे, ये जो टेस्टिस है ये स्क्रॉटम के अंदर कैसे आया, कहां से आया, ये अभी हमको समझ के लेना है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेस्टिस का फॉर्मेशन, इसका ओरिजिनेशन कहां होता है, तो इसका ओरिजिनेशन एब्डोमिनल कैविटी में होता है। कहां पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी में। और इस एब्डोमिनल कैविटी से जब इसका प्रॉपर ग्रोथ हो जाता है तो ये डिसेंड मतलब ऊपर से नीचे चल के, यानी कि अगर समझ लो मैंने यहाँ पे एक बॉडी क्रिएट कर दी, सपोज ये बॉडी है। ठीक है, सो यहाँ पे अभी ये हो गया पूरा अपना पेल्विक रीजन। ठीक है, ये अपना पूरा पेल्विक रीजन। सो यहाँ पे पेल्विक रीजन में क्या होता है, टेस्टिस का क्रिएशन ओरिजिनेशन होता है। और फिर यहाँ पे पूरा यहाँ से चल के ये दोनों टेस्टिस यहाँ पे डिसेंड हो जाते हैं। डिसेंड मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ जाती है। कहाँ पे, स्क्रॉटल सैक में। सैक मतलब होता है एम्प्टी, खाली जगह, स्क्रॉटल मतलब स्क्रॉटम वाली। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रेवल करके आ जाती हैं। बाय किसके थ्रू आते हैं, ऐसे ही ट्रेवल करके आ जाते हैं क्या, खेलते खेलते नहीं, ये इंग्वाइनल कनाल, क्या नाम है इसका, उस पाइप का नाम है इंग्वाइनल कैनाल। एमसीक्यू पॉइंट, नीट वगैरह एग्जाम में एमसीक्यू पॉइंट आएगा। इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू, कहाँ के थ्रू, ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में इनका बर्थ होती है, जनरेशन होती है, मतलब जनरेट होते हैं अर्लियर स्टार्टिंग में, यानी कि जुवेनाइल फेज में, जब मतलब 12 ईयर के पहले। ठीक है, इनका क्रिएशन होता है। और उसी टाइम पे एब्डोमिनल कैविटी में जब ये फॉर्म हो जाते हैं, उस टाइम पे फॉर्म होके, यानी कि जब बर्थ होती है उसके जस्ट बाद इनका क्रिएशन होता है, यानी कि जब बेबी होते हैं ये। ठीक है, उस टाइम पे क्रिएट होके ये इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू स्क्रॉटल सैक में, यानी कि स्क्रॉटम के खाली जगह में ये आ जाते हैं, डिसेंड होके। ठीक है, चल के ट्रेवल करके आ जाती हैं। ठीक है, ये आपको समझ के लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, सो आप अभी टेस्टिस कहाँ रहता है, कैसा इसका डायमेंशन है, कहाँ फॉर्म होता है, ओरिजिन कहाँ है, अब सब अच्छे से समझ चुके हो। ठीक है, अब हम लोग टेस्टिस के प्रॉपर डीप डाउन, प्रॉपर एकदम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। ठीक है, सो ये है अपना टेस्टिस, जिसको समझ लो। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे टेस्टिस था, इस एक टेस्टिस को मैंने उठाया और इसको बीच से, जैसे आप एग को वर्टिकली काट दो। ठीक है, तो वर्टिकली कट कर दिया, इसको कट कर दिया। तो कट करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, जब आप इसको कट करोगे तो सारी इसके अंदर की वेन्स और जो नसें हैं ये सब दिखने लगेंगी। ठीक है, सो कट करने के बाद इसका अंदर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, आप देख सकते हो। ठीक है, सो ऐसा इसका स्ट्रक्चर है। तो इसको डीपली समझ लेते हैं कि क्या होता है।
ठीक है। सो चलो, जो अभी ये स्ट्रक्चर है इसके आउटर पार्ट को, मोस्ट आउटर, टेस्टिस के सबसे बाहर, अभी देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो जाना, ठीक है। अभी देखो जो ये लेयर है इसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, ये स्क्रोटम आउटर लेयर है, इसके अंदर टेस्टिस है, ध्यान देना। और हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं, ना कि स्क्रोटम लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस की इस आउटर लेयर, ये जो यहाँ पे आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर की हम लोग अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं। इस आउटर लेयर की, ये आउटर लेयर का नाम क्या होता है? इस आउटर लेयर का नाम है ट्यूनिका वेजिनालिस। आपको ये नाम याद रखना है क्योंकि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका नाम है ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर इस ट्यूनिका वेजिनालिस एक्सटर्नल एकदम लेयर होती है टेस्टिस की, इसके जस्ट अंदर वाली लेयर, जस्ट अंदर वाली लेयर जो होती है, मतलब याद रखना टेस्टिस की मेन लेयर, जो टेस्टिस की सबसे मेन आउटर लेयर, ध्यान देना अच्छे से, टेस्टिस की जो मेन आउटर लेयर, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये है अपना टेस्टिस, ठीक है। और ये जो बाहर का ये चीज दिख रहा है, बाहर का चीज जो दिख रहा है ये है स्क्रोटम, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से, ये है स्क्रोटम, ठीक है। तो ये जो स्क्रोटम की ये जो लेयर है ना, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस, यानी कि ये है अपना ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है, याद रखना अच्छे से। और जस्ट इसके अंदर ये जो अपना टेस्टिस है, ये जो अपना टेस्टिस है, इसके लेयर का नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या नाम है इसका? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। यानी कि ये जो लेयर है ये टेस्टिस की एक्सटर्नल लेयर है, समझ गया कि नहीं? एक्सटर्नल लेयर है टेस्टिस की। और जो ट्यूनिका वेजिनालिस है, ये टेस्टिस जहां रहता है उस पाउच यानी कि स्क्रोटम, उसकी एक्सटर्नल लेयर है, समझ गया कि नहीं? ये बात आपको याद रखनी है ट्यूनिका वेजिनालिस और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया में, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो यहाँ पे पार्ट है, ये जो यहाँ पे टेस्टिस है, ये किससे बनता है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से। ये आउटर लेयर है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ध्यान से सुनना, ये टोटल बाहर की लेयर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से बनेगी। बट ये जो लेयर है, ये लेयर कहां से बनेगी? ये लेयर बनेगी अपनी सिंपल सी ट्यूनिका वेजिनालिस से, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है। फिर अभी और आगे हम चीजें पढ़ेंगे कि जो ट्यूनिका वेजिनालिस है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, उसके अंदर देखो यहाँ पे अच्छा सा ऐसा सैक टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनको हम सेमिनिफेरस टिब्यूल बोलते हैं। फिर इनके अंदर सेमिनिफेरस देखो टिब्यूल क्रिएटेड है, इनके अंदर फिर स्पर्म क्रिएट होगा, ठीक है, यहाँ पे स्पर्म क्रिएट होता है, ठीक है। वो सारी चीजें अभी हम देखेंगे। तो अभी इसको डीप डाउन हम अभी समझते हैं बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ, लाइन टू लाइन, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब हिस्ट्री नहीं, हिस्टोलॉजी मतलब होता है एकदम बेसिक, डीप डाउन, एकदम उसके पूरे स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करना, उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। अभी हम टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे हैं, वो काम कैसे करता है ये अभी बिल्कुल नहीं देख रहे हैं हम। टेस्टिस के अंदर क्या होता है उसको हमने उठाया है जस्ट, और उसको हमने बीच से ब्रेक किया है, फाड़ा है, कट किया है, ट्रांसेक्शन निकाला है उसका, ट्रांसेक्शनल कट, जिसको टीएस बोलती है, टीएस ट्रांसेक्शनल कट, टीएस ऑफ टेस्टिस, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसको हमने ऐसा निकाला है, अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे समझना एकदम बहुत प्रॉपर नोट्स है, टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे आपको कुछ नहीं समझेगा, लाइन टू लाइन जितने वर्ड्स बोलूंगा उस वर्ड्स को अपने दिमाग में रखते जाना है आप लोग को, ठीक है। चलो, तो एक्सटर्नली बाहर से जो ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होता है ये कवर करता है टेस्टिस को, ठीक है। सो जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है ये टेस्टिस को देखो यहाँ पे कवर कर रहा है। मैं सारे के सारे पार्ट्स यहाँ पे आपको जैसे जैसे वर्ड्स यूज करूंगा मैं आपको दिखाते चलूंगा, ठीक है। ये बात आप याद ध्यान रखना, ठीक है। सो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है ये टेस्टिस को, इस प्यारे से टेस्टिस को क्या कर रहा है, यहाँ पे जो टेस्टिस दिख रहा है इस टेस्टिस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। मैंने स्क्रोटम की बात नहीं की है, ये है स्क्रोटम, मैं टेस्टिस की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो टेस्टिस को क्या करता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एक्सटर्नली बाहर से कवर करता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया आउटर टेस्टिस है, ये टेस्टिस का आउटर पार्ट है, जो कि किससे बनता है ये, तो ये कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यूज के बारे में आपने 11th में पढ़ा है, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर और भी ऐसे बहुत सारे टिश्यू आपने पढ़े हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू है, बहुत सारे टिश्यू आपने पढ़े हैं, उनके भी अलग से बहुत सारे टाइप्स थे। एपिथेलियल के अंदर स्क्वैमस एपिथेलियम, सिलियार एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ये सारे टिश्यूज के बारे में आपने 11th में पढ़ा है। उसी में से कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप होता है कोलेजिनस टिश्यू, इस लेयर से बनता है जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो कि आउटर ऑफ टेस्टिस होता है। नाम आपको याद रखना पड़ेगा, चैप्टर बहुत आसान है, बहुत मजा भी आता है पढ़ने में, बट नाम थोड़े हार्ड है, ठीक है। इसलिए थोड़ा आपको अगर नाम याद कर सकते हो ना तो आपको सब आ जाएगा। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया टेस्टिस का आउटर पार्ट होता है, जो कि कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। एमसीक्यू पॉइंट बन गया यहाँ पे, ठीक है, यही नीट में पूछेगा, ऐसे ही डीप डाउन पूछता है, इतना डीप में, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट, अब हम समझते हैं कि जो दूसरा ट्यूनिका वेजिनालिस ये क्या होता है। तो ट्यूनिका वेजिनालिस ये एक्सटर्नल टू ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, यानी कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के जो बाहर होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। कहाँ पे, आ जाओ दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे ये है टेस्टिस का बाहर का पार्ट ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बाहर जो है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्यूनिका वेजिनालिस ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के भी बाहर है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ट्यूनिका वेजिनालिस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ट्यूनिका वेजिनालिस और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बीच में ये जो यहाँ पे पिंक लेयर दिख रही है, ये जो पिंक लेयर है, इस पिंक लेयर का नाम क्या है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे अच्छे से आपको दिखाऊं तो अभी आप समझ जाओगे। यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, ये देखो ये पार्ट हो गया अपना टेस्टिस का बाहर वाला लेयर जिसको एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। ये बाहर की लेयर हो गई एकदम जो अपने ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के भी बाहर है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। फिर ये बीच में जो ये लेयर है पिंक वाली, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो वेस्कुलोसा आप हम इसको ऐसा बोलेंगे। तो वेस्कुलोसा यहाँ पे आपको लिख के रखा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इनर टू ट्यूनिका वेजिनालिस, यानी कि सिंपल सी 3 लेयर है जिसमें से आउटर लेयर यहाँ पे है अपनी ट्यूनिका वेजिनालिस, इसका नाम है वेजिनालिस। ठीक है, ट्यूनिका वेजिनालिस। जो ये मिडल लेयर है, इस मिडल लेयर का नाम है अपना सिंपल सा वेस्कुलोसा, और जो ये इनर लेयर है इसका नाम है एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, ये एल्ब्यूजिनिया जो है यही है टेस्टिस की लेयर, इसी की ये टेस्टिस की स्किन है। ठीक है, याद रखना अच्छे से, ये टेस्टिस की स्किन ऐसे बनती है। ठीक है, सो अब आपको लेयर के बारे में अच्छे से समझ गया होगा। बिल्कुल डीप में मैंने बताया, इतना डीप में आपको कोई टीचर नहीं बताने वाला, कहीं पर भी नहीं, चाहे किसी भी क्लास में पढ़ लो आप कहीं भी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, तो 3 लेयर थी, फिर से यहाँ पे एक बार समझ लो, क्योंकि लेयर समझोगे तो बहुत सब समझ जाएगा। 3 लेयर्स है, ये आउटर लेयर है जो, इसका नाम है वेजिनालिस। ठीक है, ट्यूनिका वेजिनालिस, ये है ट्यूनिका वेजिनालिस। मिडल लेयर वेस्कुलोसा, इनर लेयर है अपनी एल्ब्यूजिनिया। एकदम इनर लेयर, अगर एग्जाम में पूछा कौन सी इनर लेयर होती है टेस्टिस की, तो एल्ब्यूजिनिया। अगर किसी ने पूछ लिया कि एल्ब्यूजिनिया की जस्ट एक्सटर्नल कौन सा होता है, तो जस्ट एक्सटर्नल आप बता देना वेस्कुलोसा। वेस्कुलोसा की जस्ट एक्सटर्नल क्या होता है, तो वेजिनालिस होता है। ठीक है, इस चीज को आपको समझ के रखना है। एमसीक्यू पॉइंट बनेंगे तो आप एग्जाम में जरूर बता देना, क्योंकि हार्ड नहीं है, नाम थोड़ा याद करना है, हार्ड बस वही हार्ड है, बाकी कुछ नहीं, सिंपल से लेयर के नाम तो याद करना है और क्या करना है। ठीक है, चलो अब अगर इतना आपने समझ लिया है तो अब हम मेन किसकी, टेस्टिस की बात कर रहे हैं। और टेस्टिस की जो आउटर लेयर ये क्या है, इसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बारे में अब हम सब कुछ जानना है। तो अब यहाँ पे समझना है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के पास फाइबर होता है। क्या होता है, फाइबर्स, जो कि एलिमेंट है जिससे हमको एनर्जी मिलती है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करता है, अपने अंदर के फूड को पचाने में, डाइजेस्ट करने में फाइबर्स हेल्प करते हैं अपने को। ठीक है, आपने ऐसा 10th में भी पढ़ा था। ठीक है, सो फाइबर्स जो होता है, फाइबर्स ये फ्रॉम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से डिवाइड करता है टेस्टिस को, टेस्टिस को ही डिवाइड कर देता है। ध्यान ना, बाहर से नहीं, पता चला आपने सोचा एक पूरे टेस्टिस को डिवाइड करके काट कूट के छोटा कर दिया, ऐसा नहीं, इंटरनली अंदर से डिवाइड करता है। कैसे, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे डिवाइड कर दिया। कैसे, देखो ये ऐसा डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर देता है इस चीज को। समझ गया आपको, आप समझ सकते हो। तो ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है ये टेस्टिस को 200 से 300 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में डिवाइड कर देता है। टेस्टिकुलर जो लॉब्यूल्स है इसमें डिवाइड कर देता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कौन सा है। देखो ये है एक लॉब्यूल्स, ठीक है, फिर ये देखो दूसरा लॉब्यूल्स, यहाँ पे बहुत कम दिखाया है, ये तीसरा, ऐसे ये देखो चौथा लॉब्यूल, ये पांचवा, ये छठा लॉब्यूल, ठीक है, ये सातवां लॉब्यूल। ऐसे ये लॉब्यूल्स में क्या करता है, डिवाइड कर देता है पूरे टेस्टिस को। कौन, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। 200 से 300 ऐसे लॉब्यूल क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पे कम दिखाया है, ठीक है, क्योंकि अभी डायग्राम बनाने वाले ने आपको समझाने का ट्राई किया है, वैसा नहीं कि उसने रियल यहाँ पे बना के दे देगा, आपको समझ के लेना है बस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल से आप याद रखना कि 200 से 300 लॉब्यूल्स क्रिएट होते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के वजह से, ठीक है। ये डिवाइड करता है, उसके अंदर का फाइबर्स उसे डिवाइड करता है, ये बात ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने अभी यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि इन सारे लॉब्यूल के अंदर भी एक चीज बैठा हुआ है। देखो यहाँ पे अंदर भी एक चीज बैठा हुआ है, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा। तो ये चीज आपको समझना है कि ये क्या चीज है आखिर, ठीक है। सो अब यहाँ पे ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां से अपना
स्पर्म क्रिएट होगा उसके बारे में अभी हमको समझना है। ठीक है, स्पर्म कैसे क्रिएट होगा अभी हम नहीं पढ़ेंगे, स्पर्म कहां से क्रिएट होता है अभी हम वो जानेंगे। ठीक है, टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे हैं और टेस्टिस से अपना स्पर्म क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता ही है। ठीक है, तो टेस्टिस में कहां टेस्टिस के अंदर भी कहां स्पर्म क्रिएट होता है वो समझ रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, सो 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ये कहां से बने? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इस लेयर से। ये कौन सी लेयर थी? ये टेस्टिस की आउटर लेयर थी। ठीक है, अब इस 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल में से क्या होगा, इसमें से 1 से 4 क्वाइल्ड मतलब ऐसा कैसा भी क्वाइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल क्रिएट होगा। क्या नाम है उसका? सेमिनिफेरस टिब्यूल। 1 से 4 क्वाइल्ड रहेंगे, ये क्रिएट होते हैं। ठीक है, कैसे? यहाँ पे ध्यान देते हैं। ये देखो, ये है सेमिनिफेरस टिब्यूल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हर एक लोब्यूल के अंदर। यहाँ पे देखो सेमिनिफेरस टिब्यूल है जो कि क्वाइल्ड है, ऐसा क्वाइल्ड है। ठीक है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है इसका, ये आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, ये देखो क्वाइल्ड है, पूरा स्ट्रक्चर क्वाइल्ड है। ठीक है, हर जगह देखो यहाँ पे पूरा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको यानी कि हर एक लोब्यूल के अंदर जो कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से बना था, देखो कंसेप्ट क्लियर करते रहना। ठीक है, जो कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से अपना ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बने थे, इनसे डिवाइड होता है 1 and 4 क्वाइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल, ये क्रिएट होता है। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल क्रिएट होता है कहां से क्रिएट होता है? ये टेस्टिकुलर लोब्यूल से क्रिएट होता है। ठीक है, अब क्या होगा आगे कि इन जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है इनके अंदर ये बनते कैसे हैं? तो ये बनते हैं इंटरनली क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल से। किससे बनते हैं? क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल से। ठीक है, तो क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल से क्या बनता है? सेमिनिफेरस टिब्यूल बनता है। इस चीज को आपको याद रखना है। यानी कि जो अपना ये यहाँ पे टेस्टिस था, टेस्टिस की आउटर लेयर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ने अपने आप को किया डिवाइड कितने बार में? 200 से 300 लोब्यूल में। ये 200 से 300 लोब्यूल के अंदर 1 से 4 सेमिनिफेरस टिब्यूल क्वाइल्ड फॉर्म में है। और इन जो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल क्वाइल्ड फॉर्म में है, ये किससे बने? क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू। याद रखना, जर्मिनल क्यों? क्योंकि जर्मिनल से ही क्या होगा, अपनी बॉडी जर्मिनेट होती है, इसीलिए जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू से बनता है। ठीक है, यानी कि जो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल से बनता है। ठीक है, एंड इसके अंदर तो अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि सेमिनिफेरस टिब्यूल कहाँ है। ठीक है, सो अब देखो मैं यहाँ पे अब बार बार नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे टिब्यूल आप समझ चुके हो, क्योंकि हर एक 200 से 300 टेस्टिकुलर टिब्यूल्स है या फिर लोब्यूल्स है। इन लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आपको मिल चुके हैं। ग्लोब्यूल, जो लोब्यूल है और टिब्यूल, इन दोनों में फर्क है, याद रखना अच्छे से। देखो क्या फर्क है, जो लोब्यूल है, लोब्यूल यानी लोब होता है, लोब। ठीक है, याद रखना लोब। देखो तो यहाँ पे ये एक लोब, फिर दूसरा लोब, ये तीसरा लोब, ऐसा। फिर इस लोब के अंदर टिब्यूल है, टिब्यूल यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वाइल्ड फॉर्म में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर टिब्यूल है। ठीक है, सो ये टिब्यूल के अंदर क्या होता है? सेमिनिफेरस बनता है। अब देखो यहाँ पे ये देखो एक है अपना सेमिनिफेरस टिब्यूल, देखो ऐसा होता है अंदर। सेमिनिफेरस टिब्यूल को भी आप काटोगे तो अंदर से ऐसा दिखेगा आपको, समझ गया कि नहीं? और यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्पम्प्स दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो छोटे छोटे स्पम्प्स, देखो स्मॉल स्मॉल स्पम्प्स दिख रहा होगा, समझ गया? यहाँ पे ही सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर ही क्रिएट होता है। तो हम फिर से देख लेते हैं कि अपना टेस्टिस ने डिवाइड किया 200 से 300 लोब्यूल्स को। इन 200 से 300 लोब्यूल से क्या बना? सेमिनिफेरस टिब्यूल बना, और इस सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर बनता है अपना स्पर्म। ठीक है, अब ये कैसे बनता है बाद में देखेंगे, पर फिर भी और थोड़ा सा अभी जान लेते हैं। ठीक है नाउ, तो अब यहाँ पे जो क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स है, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल जो सेल्स हैं इनको हम बोलेंगे क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं अच्छे से आपको दिखाते जाता हूँ कि यहाँ पे ये है अपना क्यूबॉइडल एपिथेलियल जर्मिनल सेल। ठीक है, ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियल जर्मिनल सेल से क्या बना है? अपना बना है सेमिनिफेरस टिब्यूल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल जर्मिनल सेल से। ठीक है, और इनके बगल में ये पिरामिडल शेप में, इनके बगल में पिरामिडल शेप में एक चीज है जिसका नाम है सर्टोली सेल। इसको हम क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि जो ये फ्यू पिरामिडल सेल्स हैं जिनको हम सर्टोली सेल बोलते हैं, सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल का नाम और काम क्या है? ठीक है, तो सर्टोली सेल तो आप देख लियो कि यहाँ पे देखो बहुत सारे 4 होते हैं, बेसिकली 4 से 5, इससे ज्यादा कभी भी सर्टोली सेल एक सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर नहीं बनेगा, और ऐसे हजारों सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं एक टेस्टिस के अंदर। ठीक है,
इस चीज को आपको समझना है कि जो यहाँ पे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो यहाँ पे सर्टोली सेल है, ये सर्टोली सेल इन डेवलपिंग स्पर्म्स को, ये जो यहाँ पे डेवलपिंग स्पर्म है, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यानी कि ये स्पर्म जिंदा रहे, इनको ज्यादा ताकत मिले फ्लो होने के लिए, इनके अंदर लाइफ होती है, तो इसके अंदर लाइफ बनी रहे, ये सर्टोली सेल, यही सर्टोली सेल क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है स्पर्म्स को, डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन क्रिएट करके देता है। कौन? सर्टोली सेल, जो कि पिरामिड शेप में होती है। ये एमसीक्यू पॉइंट बनता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप। ये चैप्टर नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी हमेशा पूछते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी, क्योंकि बहुत डीप चीजें होती हैं और इतना डीप में मैं बता रहा हूँ तो आपका कोई कंसेप्ट रह नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो सर्टोली सेल है ये न्यूट्रिशन देता है स्पर्म्स को। नेक्स्ट अभी समझते हैं कि जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल था, यानी कि ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल है, ये जो यहाँ पे सेल है छोटे छोटे क्यूबॉइडल फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में, जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल है, तो ये क्या करता है, सेल अंडरगो गैमेटोजेनेसिस, और जो कि फॉर्म करता है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ यही है स्पर्म, इसी का दूसरा नाम है स्पर्म का, स्पर्मेटोजोआ। क्या नाम है इसका? स्पर्म का दूसरा नाम क्या है? स्पर्मेटोजोआ। कंफ्यूज नहीं होना है, स्पर्म ही स्पर्मेटोजोआ है। और गैमेटोजेनेसिस मतलब, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, गैमेटो मींस गैमेट्स का फॉर्मेशन, यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, कहां से होता है, तो वही क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से, ठीक है। सो अब देखो एक बार और, आपके पास था टेस्टिस के आउटर लेयर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इसने अंदर से टेस्टिस को बहुत सारे लॉब्यूल्स में डिवाइड किया। ये लॉब्यूल्स के अंदर कितने लॉब्यूल्स में, 200 से 300 लॉब्यूल्स में। ये 200 से 300 लॉब्यूल्स के अंदर क्या था, 1 से 4 क्वाइल्ड क्या थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये किससे बनते हैं, तो ये बनते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बनते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इन क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल जो होते हैं, इनके अगल बगल पिरामिड होते हैं, ये पिरामिड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को, ठीक है। फिर अब और समझते हैं, ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल जो सेल है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से ही क्या बनता है, स्पर्म बनता है, ठीक है, ये बात समझना भाई। इस स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है ये पिरामिड सर्टोली सेल, ये जो यहाँ पे सर्टोली सेल है, ये इसको क्या देता है, न्यूट्रिशन। बट ये स्पर्म कहां से बना, तो ये बना क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से, जो कि किसके पास था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास था, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो कौन से है यहाँ पे, तो ये देखो, ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, इनसे ही जर्मिनेट होता है ये अपने स्पर्म। जो यहाँ पे ये स्पर्म है, ये कहां से बना, इन क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बनता है, समझ गया, इन क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बनता है स्पर्म, ठीक है। और ये सब किसके अंदर हो रहा है, अपने सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ऐसा हो रहा है। और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बाहर की लेयर आप देख सकते हो। फिर अभी इसके बारे में हम देखेंगे इंटरस्टिशियल क्या होता है। और देखो यहाँ पे स्पर्म बंडल जो कि न्यूट्रिशन ले रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, बहुत सारे देखो यहाँ पे स्पर्म्स क्रिएटेड है, मैं यहाँ पे अच्छे से मिटा के आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। सो यहाँ पे देखो स्पर्म का बंडल है, देखो बहुत सारे स्पर्म इस सर्टोली सेल से ज्वाइंट है। क्यों ज्वाइंट है, क्योंकि इनको न्यूट्रिशन चाहिए भाई, पावर गेन कर रही है, ठीक है, तो इसीलिए इसको स्पर्म बंडल बोलेंगे। और ये बाकी कनेक्टिव टिश्यू है, जो पूरा अपना टेस्टिस है ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है। और आउटर लेयर को जर्मिनल एपिथेलियल सेल बोलते हैं, यहाँ पे देखो आपको दिया भी है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जर्मिनल एपिथेलियल सेल है। इन्हीं जर्मिनल एपिथेलियल सेल से क्या बनता है, स्पर्म बनता है। तो किसी ने एग्जाम में पूछा कि स्पर्म कहां से क्रिएट होता है, तो जर्मिनल एपिथेलियल सेल से क्रिएट होता है। कहां से, जर्मिनल एपिथेलियल सेल से। ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल कहां होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। इनके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर और क्या होता है, उसके अंदर सर्टोली सेल होता है। सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी स्पर्म, ठीक है। तो किसी ने पूछा स्पर्म कहां से क्रिएट होता है, तो आपको बताना है कि जर्मिनल एपिथेलियल सेल से स्पर्म क्रिएट होता है, ये चीज आपको बतानी है। ये सब के सब कहां होते हैं, ये सब के सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होते हैं, ठीक है, ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां होता है, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर होता है। और टेस्टिस के ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का जब डिवीजन, मतलब ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जब टेस्टिस का डिवीजन करती है, तब हमको बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलते हैं, ठीक है। सो ये चीजें हमने देखी। अब हम समझ लेते हैं लेडिग सेल। आपने यहाँ देखा होगा बहुत सारे, ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो है टेस्टिस के अंदर, बट यहाँ पे बहुत छोटे छोटे लेडिग सेल, लेडिग
ठीक है, जिनका नाम है इंटरस्टिशियल सेल भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो लेडिक सेल आपने देखा यहाँ पे, तो ये होते क्या है, तो ये लेडिक सेल लाई बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में ये लाई होते हैं, बीच में रहते हैं। तो अब आपने देखा होगा भाई कि ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन ये कहाँ से बनता है, कौन बनाता है टेस्टिस में, तो यही लेडिग सेल बनाता है। जिसका लेडिग सेल कमजोर होगा उसके अंदर टेस्टोस्टेरॉन बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और अगर टेस्टोस्टेरॉन बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुए, नहीं प्रोड्यूस हुआ, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होंगे, एकदम जल्दी डेवलप नहीं होंगे। अब आप बोलोगे मेरे अंदर ये हार्मोन रिलीज होना चाहिए, तो ये आपके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है, ये जीन्स के ऊपर डिपेंड होता है, ये जीन्स का प्रॉब्लम होता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये आपकी कोई गलती इसमें नहीं होती है। ठीक है, सो जो लेडिग सेल होता है ये दो यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में होता है, और यही लेडिग सेल प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन नाम का हार्मोन और टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन। ये दोनों अलग अलग हार्मोन होते हैं, इनके फंक्शन में बाद में बताऊंगा, आपको पता भी होंगे। ठीक है, सो टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन नाम के ये दो हार्मोन लेडिग सेल या इंटरस्टिशियल सेल यहाँ से बनता है। और ये जो लेडिग सेल इंटरस्टिशियल सेल हमेशा इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, यही लेडिग सेल ये दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में होते हैं, और ये प्रोड्यूस करती हैं टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन और एंड्रोजन हार्मोन। तो ये चीज आपको याद रखना था। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो वहां पे क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल था, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, इससे क्या बन रहा था, इससे अपना स्पर्म बन रहा था। ठीक है, तो स्पर्म के फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, स्पर्म के फॉर्मेशन को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे हम, स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, स्पर्मेटो मतलब स्पर्म, स्पर्म को हम और भी बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यही है स्पर्म, एक ही नाम है, डरने की बात नहीं है, सब एक ही बात है। कौन से प्रोसेस से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म फॉर्म होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस, इस प्रोसेस से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये चीज को आपको समझना था। ठीक है, और कहाँ जो ये स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से होता है। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल कहाँ होते हैं, तो यहाँ पे देखो, ये समझ लो अपना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ पे मैंने बना दिया ये अपना सर्टोली सेल, पिरामिड के शेप में सर्टोली सेल, और ये सर्टोली सेल के अगल बगल ये जो छोटे छोटे सेल है, ये जो छोटे छोटे सेल है, इन स्मॉल सेल्स का नाम है एपिथेलियल क्यूबॉइडल सेल, और इन्हीं से डेवलप होता है अपना स्पर्म। क्या डेवलप होता है, अपना स्पर्म जो होता है यहाँ से ही डेवलप होता है, ये आ गया स्पर्म। ठीक है, और जब ये स्पर्म डेवलप हो गया तो इनको ये सर्टोली सेल क्या प्रोवाइड करता है, ये सर्टोली सेल न्यूट्रिशन देता है। समझ गया कि नहीं, ये बात ध्यान रखना है आपको। और ये पूरा क्या है, ये है अपना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ से बना था, ये बना था अपने को टेस्टेकुलार, कहाँ से, टेस्टेकुलार यहाँ पे लॉब्यूल। ठीक है, टेस्टेकुलार लॉब्यूल से फॉर्म हुआ था, जो कि 200 से 300 लॉब्यूल्स होते हैं, और हर एक लॉब्यूल के अंदर 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, हर एक लॉब के अंदर 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। और ये लॉब्यूल कहाँ से बना था, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ने टेस्टिस को डिवाइड किया था, वहां से बना था। और टेस्टिस कितने होते हैं, 2 होते हैं। कहाँ रहते हैं, ये स्क्रोटम में रहते हैं। स्क्रोटम आपको अब तो समझ गया होगा यार, स्क्रोटम क्या होता है, आप एक्सटर्नली इसे पकड़ भी सकते हो। ठीक है, तो स्क्रोटम के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं, ये बात समझना। ठीक है, सो स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, अब हम जान चुके हैं कि स्पर्म कहाँ बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल बनाता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस इस प्रोसेस का नाम है जहां से स्पर्म फॉर्म होता है। ठीक है, सो कौन से स्टेप है, मतलब ऐसा क्या होता है कि इन सेल से स्पर्म बन गया, ऐसा क्या हुआ कि इन सेल्स से स्पर्म क्रिएट हो गया, ऐसा क्या हो गया। ठीक है, सो ऐसा ये 4 स्टेप यहाँ पे दिया है। पहला है इनर मोस्ट स्पर्मेटोगोनियल सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स, और अंत में बना स्पर्म। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एंड प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। नोट्स चाहिए होगा तो मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट करो। आपने खुद से नोट्स बनाई है अगर इस वीडियो को देख के तो बहुत ही अच्छी बात है, 100% आप बहुत अच्छे काम किए हो, क्योंकि खुद का नोट्स जो होता है ये दुनिया का सबसे बेस्ट नोट्स होता है, और आपका बनाया नोट्स आपको ज्यादा 100% समझेगा और आप टॉप भी करोगे एग्जाम में।
ठीक है। सो बहुत ज्यादा मेहनत लगी गाइस, हार्ड वर्क लगा है इस वीडियो को क्रिएट करने में। सो प्लीज एंड प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एक लाइक से आपका मतलब कुछ नहीं होने वाला है, आपका मतलब जस्ट क्लिक कर देना है, ठीक है। और थैंक यू, बहुत वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।